नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका आपके फेवरेट सुपर प्राइम टाइम शो यानी कि जनमत में। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज के मुद्दे क्या हैं, अहम मुद्दे आपके लिए जो लेकर आए हैं वो भी चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं। लीजिए, आपके लिए जो अहम मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं। आपकी नकली ईडी, ये कौन सा मामला है जहां पर आप नेता ही इन्वॉल्व है। आपको याद होगा एक मूवी थी स्पेशल 26, उसी की तर्ज पर भाई आम आदमी पार्टी का नेता अगर उसको लीड करता हुआ पाया जाए, जैसे बीजेपी कह रही है, खबर जानने वाली है और आपको अच्छे से समझाएंगे भी क्या है पूरा मामला जहां आपका नेता नकली ईडी की टीम को लीड कर रहा था। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। मस्जिदों का बिजली जाल, आखिर कैसे मस्जिदों से बिजली चोरी की जा रही थी, ये जो खबर आ रही है, और मस्जिद को सेंटर बना के आसपास के इलाके में बिजली बांटी जा रही थी। बहुत बड़ी जालसाजी की ये खबर है, मस्जिदों से हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन खुलासा हो गया, अब हिसाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। न्याय नहीं, जमानत मिली। भाई जो आपको याद है कोलकाता का आरजीकर रेप कांड मामला जो था, उसमें संदीप घोष को जमानत मिल गई है। अब इससे लोग खुश नहीं है, लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और इसका विश्लेषण भी बनता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे। फिर लाल कोट मेरा है। लाल कोट पर, दिल्ली के लाल कोट पर फिर से किसी ने दावा कर दिया। अब वो किसने किया है वो साफ साफ आपको बताऊं तो बहादुर शाह जफर के परिवार के, उनके वंशज ने कर दिया है। तो उसके वंशज ने क्यों दावा किया, हालांकि कोर्ट की तरफ से मुंह की खानी पड़ी, लेकिन मामला इंटरेस्टिंग है, आपको हम अच्छे से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। गलत फंसे अल्लू, यानी अल्लू अर्जुन को गलत फंसा दिया गया, क्या क्या उनकी गलती है या नहीं, इसका भी विश्लेषण विस्तार से आपको समझाएंगे जनमत में। चलिए, तो ये फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हमने मुद्दे बताए। अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर है कि भाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया है और जमकर जवाब दिए हैं। तो पीएम मोदी ने कई अहम बातें यहां पर कही। पीएम ने राजश्री टंडन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है और भारत के लिए गणतंत्र नया नहीं है। पीएम ने नारी शक्ति के संविधान को सशक्त करने की बात पर भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त किया है। पीएम ने बाबा साहेब अंबेडकर जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर बड़ी योजना के केंद्र बिंदु में महिलाएं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ अपने बयान वहां पर दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है और देश तेज गति से विकास कर रहा है और देश जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हमारा संविधान ही भारत की एकता का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले आपने सुना था ये बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला था। साथ ही साथ कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का आरक्षण रोका है। सीएए का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि सीएए लाकर हमने गांधी का वचन पूरा किया है, हमने डंके की चोट पर 370 हटाया। पीएम ने यह भी कहा प्रेस की स्वतंत्रता पर आपको बताऊं हमला किया है और पीएम कांग्रेस ने लगातार यह भी कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको चलिए सुनाते हैं, विपक्ष की तरफ से और पक्ष की तरफ से। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। यह सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। प्रधानमंत्री जी यहां सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। यहाँ
हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यह अभय मुद्रा है, इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। ऑल डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई वांट टू आस्क यू, डू यू स्टैंड बाय योर लीडर्स वर्ड्स? Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. I'd like to quote also. कैसी शुरुआती कितनी गड़बड़ हुई है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। 12 कांग्रेस की प्रदेश की कमेटियों ने, 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर सहमति दी थी। नेहरू जी के साथ एक भी कमेटी नहीं थी, नॉट अ सिंगल। संविधान के तहत सरदार साहब ही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं, खुद के संविधान पर विश्वास नहीं, खुद के ही संविधान को स्वीकारना नहीं, और सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को, जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं? हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी, उनको दिन रात, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी, आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है।
क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने, पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। तो यूसीसी देश के लिए अनिवार्य कहते हुए भी प्रधानमंत्री यहां पर नजर आए और तमाम वो बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी का जिक्र भी वो करते रहे और तमाम बातें विपक्ष को बिल्कुल आड़े हाथों लिया और कोई मौका नहीं छोड़ा। चलिए अब बात करेंगे दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, जिन्हें कल रात जेल में काटनी पड़ी थी। और रियल लाइफ की जेल का अंतर अल्लू अर्जुन को शायद पता चल गया हो, वो दिन भी वो बिल्कुल भूलने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस आरोप में, जिस परिस्थिति में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से बेल मिल जाने के बावजूद जेल में रात काटने पर उनको मजबूर किया गया, वे बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हालांकि एक्टर अल्लू अर्जुन ने सरकार, पुलिस या प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कहा कि वो कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस बाबत जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। उन्होंने बात तो सही की, लेकिन सवाल ये है कि क्या अल्लू अर्जुन के साथ वह समान व्यवहार किया गया जो किया जाना चाहिए था। जिस समय अल्लू अर्जुन के बेडरूम में घुसकर एक्टर को रेवंत रेड्डी सरकार की पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, उसी समय दिल्ली में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे थे। संसद में संविधान पर चर्चा में राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे और भाग्यनगर में उनकी सरकार संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाकर अपना राजनीतिक मकसद पूरा कर रही थी। अल्लू अर्जुन पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। भाग्यनगर में अल्लू अर्जुन को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मीडिया में उसकी सफाई पेश कर रहे थे। अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा, संध्या थिएटर में आने की पूर्व सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी, ये भी कथित है, जिसके कारण वहां अल्लू अर्जुन के फैंस के हुजूम को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण अनियंत्रित भीड़ को संभाला नहीं जा सका। भगदड़ मची, जिसमें एक निर्दोष महिला की मौत हो गई और एक बच्चा अभी भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। प्रशासन के इल्जाम पर अल्लू अर्जुन की टीम का कहना है कि प्रोग्राम की सूचना स्थानीय थाना को 2 दिन पहले ही दे दी गई थी। ऐसे कार्यक्रम में के लिए जो भी आवश्यक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उसे पूरा किया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। भगदड़ में महिला की मौत पर अल्लू ने वो खेद जताया, परिजनों से मिलकर भी खेद जताया और 25 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी, ये भी कहा जाता है। लेकिन पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार की। प्राथमिकी में थिएटर के मालिक, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी के साथ साथ अल्लू अर्जुन को भी दोषी बनाया गया। अब सवाल यह है कि यदि किसी प्रोग्राम में कोई भगदड़ मचती है तो उसके लिए क्या एक्टर को दोषी ठहराया जा सकता है? इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, अब वाइल्ड फायर हम है। वास्तव में बात बात पर लोकतंत्र है। रोहिणी की हिंदू लड़की को जिहादी ने लव जिहाद में फंसाया है।
इकराम उर्फ रेहान ने हिंदू लड़की को लव जिहाद में यहां पर फंसाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि फेसबुक पर फंसाकर हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराया गया है। ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से चलिए जान लीजिए। जहां दिल्ली से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर रोहिणी की हिंदू लड़की को जिहादी ने लव जिहाद में फंसा दिया है और इकराम उर्फ रेहान ने हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाया। फेसबुक पर फंसाकर वो हिंदू लड़की को कन्वर्ट भी उसने करा डाला। तो जिहादी ने हिंदू लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। चलिए आपको अब पीड़ित लड़की का बयान भी सुनाते हैं, क्योंकि रोहिणी की हिंदू लड़की को जिहादी इकराम उर्फ रेहान ने लव जाल में फंसाया था। पीड़ित लड़की का बयान सुनाते हैं, चलिए सुनिए। चलिए ये जानकारी आपको हम ब्रेक के उस पार देंगे, लेकिन दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदू लड़की को फंसाया है, जाल में कन्वर्ट किया है। कैसे दिल्ली का मामला है, जहां पर दिल्ली से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया और रोहिणी की हिंदू लड़की को जिहादी ने लव जिहाद में फंसाया और इकराम उर्फ रेहान ने हिंदू लड़की को यहां लव जिहाद में फंसाया है। फेसबुक पर फंसाकर हिंदू लड़की को कन्वर्ट कराया और जिहादी ने हिंदू लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है। बहुत ज्यादती करी। उस लड़की का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिहादी आए दिन हिंदू बहन बेटियों को लव जाल में फंसाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसी मामला दिल्ली के रोहिणी से आया। अभी हमारे साथ पीड़िता है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। कब मिले थे आप उस लड़के से? मेरे को करीब वैसे तो सोशल मीडिया से मिले थे 2-3 साल हो गए, तो बाई फेस मिली हूँ 1-1.5 साल हो गया। तो पहले ये जामा मस्जिद में मिले थे, दिल्ली की जामा मस्जिद में। उसके फैमिली वाले आए थे, तो इसने मेरा धर्म परिवर्तन कराया था। पहले मोबाइल पर सारी बात हो गई थी। अच्छा, आपको पहले पता नहीं था कि वो मोमडन है? नहीं, इसने गलत नाम बताया था। बाद में मेरे को पता चला था कि इसका नाम इकराम है। इसने पहले मेरे को दूसरा नाम बताया था। इसके घर वाले भी सारे बोले इतनी ध्यान है। बाद में जब मैंने इसकी आईडी देखी थी तो उसमें पता चला था इकराम अली नाम है इसका, खुर्जा का बुलंदशहर का रहने वाला है। फिर बाद में ऐसे शादी का झांसा दे के शादी करेंगे तो पहले तुझे हिंदू से मुसलमान बनना पड़ेगा। तो मेरे को ज़बरदस्ती इन्होंने मुस्लिम बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद में, जो उधर पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद सबसे बड़ी है, तो उसमें इसके घर वाले भी साथ में थे। उसके बाद इसने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था अपने यहाँ पे यूपी में भी और दिल्ली में, हर जगह मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। फिर इसकी माँ भी बोलती है चुपचाप से बैठ जा, नहीं तो इज्जत भी जाएगी तेरी, जान भी जाएगी। अच्छा, उसकी फैमिली इन्वॉल्व थी? सारी फैमिली इन्वॉल्व है, पूरी बहन भाई सब। मैंने इसके पूरे रिश्तेदार सबको, इसके गांव के आसपास के जो भी रहते घर के, सबको बताया इसने मेरे साथ ये गलत किया है। लेकिन सबने क्या बोला, ये नहीं मानेगा, ऐसे इसको पुलिस में कंप्लेन कर दो। तो मैं पुलिस में भी गई थी। इन लोगों ने मेरे को जान से मारने की धमकी थी, पुलिस में भी गई थी, दिल्ली में गई थी। तो कहता लड़का ना यूपी का है, आप यूपी में जाओ। कौन से थाने में गए थे आप? ये दिल्ली रोहिणी अमन विहार पड़ता है। अच्छा, हाँ, इसमें ये तो पहले गई थी, तो यहाँ के SHO थे, उन्होंने बोला लड़का यूपी का है तो आप यूपी में जाओ। तो मैं यूपी बुलंदशहर में गई थी, तो वहाँ के SHO सैलंदो प्रताप है, उन्होंने बोला नहीं तुम दिल्ली में रहती हो, दिल्ली से कराओ। बहुत ज़्यादा मुश्किल से 10 दिन इधर उधर भगा के दिल्ली यूपी कर करके जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी 0 FIR की यहाँ से दिल्ली से, और दिल्ली से फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया यूपी में। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे को भगाए जा रहे, बयान लेते, वीडियो बनाते, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ये हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगातार उसने मेरे फोटो वायरल कर दिए, मेरा नंबर बंद करा दिया, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं। ऊपर से मेरे को मारने की धमकी दे रहे। लड़के का नाम क्या है अभी? ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नाम इसका आईडी में इकराम अली है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है? ये इकराम अली मकान नंबर 436 सराय मुर्तजा तारीनान बुलंदशहर खुर्जा गाँव है, उसी में रहता है, शहजाद खान के घर के सामने। और मैंने हर जगह कंप्लेन लगाई है इसकी, हर जगह बाई फेस मिल के, यूपी में भी दिल्ली में भी। ये देखो सब जगह मैंने ये दिया है, ये देखो सब जगह कंप्लेन दी है FIR के साथ, लेकिन कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसने मेरा नंबर बंद कराया। इसका रिश्तेदार था हापुड़ में भी गई थी, देखो मैं दिल्ली के रहने वाली, इसका रिश्तेदार मेरा नंबर बंद कराया हापुड़ में भी मैं देख आई कंप्लेन। अभी तक मेरा नंबर भी नहीं ऑन कराया, ऊपर से मेरा बिना कपड़े वाले फोटो भी वायरल कर दिया। और इसके इकराम के फ़ोन में मेरे बहुत सारे वीडियो है, ये वीडियो दिखा के मेरे को ब्लैकमेल करता है, पैसे भी लिए मेरे से इसने। आपके वीडियोस दिखाकर आपको ब्लैकमेल? हाँ, और मेरे को गंदी मूवी दिखा के सारी चीजें आपने पुलिस को नहीं बताई? सब कुछ बताया है मैंने।
बयान में बताया, वीडियो बयान में बताया, FIR में लिखवाया, आधी अधूरी FIR लिखी है मेरी, पूरी लिखी भी नहीं है। तो ये बात मैंने विजिलेंस में भी बोली है। अच्छा, अभी क्या चाहती है? मैं बस ये चाहती हूँ कानूनी कार्रवाई होगी, अगर नहीं करेंगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। रोज तो धमकी मिल रही है और नहीं होगी तो फिर मैं अपने आप को मार दूंगी, यही हो सकता है। मेरे पास अब कुछ तो बतानी नहीं, इज्जत बची है ना जान बची है। देखिए, हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदू लड़की है, और कहीं ना कहीं एक जिहादी ने अपने लव जाल में फंसाया। अब ये हिंदू लड़की दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए। रोहिणी थाने गई, क्योंकि रोहिणी के रहने वाली है, तो वहाँ SHO साहब कहते हैं कि आप यूपी जाओ, लड़का यूपी का है, बुलंदशहर का है। बुलंदशहर गई तो वो कह रहे हैं आप दिल्ली के हो, आप दिल्ली जाकर FIR कराओ। लेकिन अभी तक जो है कार्रवाई इस पर नहीं हुई है, प्रशासन है वो स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं इस लड़की को हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का स्थान है, यहीं पर हिंदू बहन बेटियों को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लड़की कह रही है, अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो लोग मुझे मार देंगे, अगर वो लोग नहीं मारेंगे तो मजबूर होकर मुझे खुदकुशी करना पड़ेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद का ये मामला सीरियस था, आपको हमने दिखाया। अब आगे बढ़ेंगे, एक और मुख्य खबर की बात करते हैं। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की फर्जी ईडी की। जी हां, पिछले सप्ताह गुजरात में कच्छ में पकड़े गए 12 फर्जी ईडी अधिकारियों का सरगना आम आदमी पार्टी का महासचिव अब्दुल सत्तार मंजोथी निकला है। इस फर्जी ईडी टीम ने 2 दिसंबर 2024 को गांधीधाम के राधिका ज्वेलर्स में फर्जी छापेमारी करके दुकान से 22.25 यानी 22,25,000 रुपए के आभूषण और नकदी चुरा लिए थे। इस दौरान ग्रुप में शामिल लोगों ने खुद को ईडी अधिकारी बताया था। आपको बता दें कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा सामने आया है। गुजरात में पार्टी के नेता ने ईडी की नकली टीम बनाई और उसके कैप्टन बनकर लोगों को लूटा। कच्छ में पकड़ी गई ईडी की नकली टीम का कमांडर गुजरात आम आदमी पार्टी का नेता निकला। यह है केजरीवाल के चेलों की करतूत की असली सबूत। तो हर्ष सांघवी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता यानी इसुदान गढ़वी के साथ अब्दुल सत्तार की तस्वीरें भी साझा की हैं। मंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें पुलिस फर्जी ईडी टीम को गाड़ी से उतारकर सामने ला रही है। इसमें अब्दुल सत्तार भी साथ में दिख रहा है। वह अन्य आरोपितों के साथ लंगड़ा कर चलते हुए दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी शॉप में फर्जी छापेमारी के दौरान अपराधियों ने ईडी अधिकारी होने का फर्जी आई कार्ड भी दिखाया। इनमें से एक ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी के नाम का आईडी कार्ड दिखाया। फर्जी रेड के दौरान शातिर अपराधियों ने 25,25,000 रुपए के गहने और नकदी वो ले गए। अपराधियों ने इसे जब्ती दिखाकर अपने साथ वो लेकर चले गए थे। उन्होंने व्यवसायी के घर की भी तलाशी ली थी। व्यवसायी को उनकी हरकतों से संदेह हुआ और उसने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दी। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और शुरुआत में पुलिस ने 2 आरोपितों को पकड़ा था। हालांकि पूछताछ के बाद पता चला कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। आखिरकार पुलिस इस मामले में 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर ले गई। आपको बताएं, वहीं एक आरोपित विपिन शर्मा अभी भी फरार है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 3 कारें जब्त की हैं। इसके साथ ही इनके पास से लगभग 22,27,000 रुपए की कीमत के सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में अब्दुल सत्तार मंजोथी, भरत मुरवाडिया, देवायत खाचर, हितेश ठक्कर, विनोद वो है और यूजीन डेविड, आशीष मिश्रा और चंद्रराज नायर, अजय दुबे, अमित मेहता, उनकी पत्नी निशा मेहता और शैलेंद्र देसाई शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह में गांधीधाम और भुज के लोग शामिल हैं और वे प्रमुख व्यवसायियों को निशाना बना रहे थे। और भुज में और तमाम जगहों पर व्यवसायियों को लूटने के बाद इस गिरोह ने गांधीधाम में खुदरा विक्रेताओं को ठगने का फैसला किया। गिरोह के सदस्य ईडी अधिकारी की पोशाक पहनकर आभूषण की दुकान में गए, वहां छापे मारे। उन्होंने व्यवसायी के घर की भी तलाशी ली। हर्ष सांघवी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है। आप नेता गोपाल इटालिया ने कहा, हमारी पार्टी ने मंजोथी की गतिविधियों के बारे में जानने के बाद पहले ही उनका इस्तीफा ले लिया था, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्री को गिरफ्तारी के 10 दिन बाद आरोपित व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता के बारे में पता चला।
इससे स्पष्ट है कि एक अपराध का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक एजेंडा क्या? अब ईडी की फर्जी टीम को अगर आम आदमी पार्टी का नेता लीड करेगा तो फिर आरोप तो बनते ही हैं। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि जनता को खुलेआम लूट रहे हैं आपके नेता। ये प्रश्न था। 97% लोगों ने, 97% लोगों ने कहा हाँ और 3% लोगों ने कहा ना। अब बात करेंगे लाल कोट की, जिस पर बहादुर शाह जफर की वंशज ने मालिकाना हक की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी 13 दिसंबर 2024 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की वंशज सुल्ताना बेगम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। सुल्ताना बेगम ने लाल कोट पर मालिकाना हक और 1857 से अब तक मुआवजे की मांग की थी। वे बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्ताना बेगम ने 2021 के हाई कोर्ट के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी याचिका देरी के आधार पर खारिज कर दी गई थी। अब कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभू बखरू और जस्टिस तुषार राव गेडाला की बेंच ने भी इसे खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2021 के फैसले के खिलाफ अपील में 2.5 साल की देरी हुई है। सुल्ताना बेगम ने दावा किया था कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरन लाल किला यानी लाल कोट का कब्जा छीन लिया था। उनका कहना था कि यह किला उनके पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से उन्हें विरासत में मिला है। बेगम ने वकील विवेक मोरे के माध्यम से दायर याचिका में यह भी तर्क दिया कि भारत सरकार लाल किले यानी लाल कोट पर अवैध कब्जा किए हुए है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि या तो लाल कोट उन्हें लौटाया जाए या 1857 से अब तक का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि लाल कोट यानी लाल किला पहले ये लाल और सफेद संगमरमर का भव्य महल था। 1747 में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान लाल कोट की कला और बहुमूल्य गहने लूट लिए गए, जिनमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन भी शामिल था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने कोट का लगभग 80% हिस्सा नष्ट कर दिया, संगमरमर की संरचनाएं हटा दी और सेना के लिए पत्थर की बैरकें बना ली। आजादी के बाद लाल कोट का इस्तेमाल भी सैन्य बेस के रूप में किया गया। 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को सौंप दिया, जो अब इसके संरक्षण और देखरेख का कार्य करता है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुल्ताना बेगम की याचिका पर कोई कानूनी राहत मिलने की संभावना नहीं है। बता दें कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका जो दायर की है। उन्होंने वैध उत्तराधिकारी होने के नाते खुद को दिल्ली के लाल कोट का स्वामित्व प्रदान करने का अनुरोध किया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह अपील 2.5 साल से अधिक की देरी के बाद दायर की है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वहीं लाल किले यानी लाल कोट पर दावा करने वाली बेगम ने यह कहा कि वह अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति और अपनी बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकी। इस पर पीठ ने कहा, हम उक्त स्पष्टीकरण को अपर्याप्त पाते हैं। ये देखते हुए कि देरी जो है वो 2.5 साल से अधिक की है। याचिका को भी कई दशकों तक विलंबित रहने के कारण एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। देरी के लिए माफ करने के आवेदन को खारिज किया जाता है और अपील भी खारिज की जाती है, ऐसा कहा गया। दरअसल इससे पहले भी एकल न्यायाधीश ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवैध रूप से कब्जे में लिए गए लाल कोटले पर जो स्वामित्व की मांग करने वाली बेगम की याचिका को 20 दिसंबर 2021 को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था कि 150 से अधिक वर्षों के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ता विवेक मोरे के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था और सम्राट को देश से निर्वाचित कर दिया था। इसके अलावा मुगलों से लाल कोट का कब्जा जबरदस्ती छीन लिया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि बेगम लाल कोट की मालकिन है, क्योंकि उन्हें यह विरासत उनके पूर्वज यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय से मिली है। इसमें कहा गया है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का 11 नवंबर 1862 को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और भारत सरकार का यानी उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा है। याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे लाल कोट का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंप दे या फिर पर्याप्त मुआवजा दे। इसमें वर्ष 1857 से लेकर अब तक लाल कोट पर सरकार के कथित तौर पर अवैध कब्जे के लिए भी मुआवजे की मांग की गई थी।
लेकिन ये लाल कोट का जो दावा ये मुगल बादशाह करने का प्रयास करते हैं, ये सब मराठा साम्राज्य जब था और अब भी मानता हूं मैं तो है, उसी के गुलाम ही थे ये सब, उन्हीं ने नियुक्त किए थे, उन्हीं के शरण में ये लोग चलते थे। तो दावा करना भारत के किसी संपत्ति पर बिल्कुल भी जायज नहीं बनता। चलिए इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। लाल कोट पर दावा किसी अनैतिक शक्ति की मांग है, ये हमारा प्रश्न था। तो 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। चलिए खबरें और भी थी लेकिन समय का अभाव है और आज्ञा दीजिए, आज इतना ही समय इजाजत देता है आपके साथ संवाद करने का। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लाएंगे आपके लिए जनमत में। तब तक के लिए मेरे यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।